हेलो और नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तीनों चीज़ें कर लीजिए। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल 13 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने मैंने पार्ट 1 से कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो स्टार्ट किए थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके, और जो फंडामेंटल राइट्स मैंने पार्ट 7 से स्टार्ट किया था, वहाँ से आप यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। यूपीएससी और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो मैं नोट्स आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। जो हमारे दोस्त यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, तो वो इनके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर आप ध्यान देंगे। और जो जुडिशरी के हमारे दोस्त हैं वो ध्यान दे सकते हैं। केस लॉज जो मैं बताऊँगा हर एक आर्टिकल्स वगैरह में, तो वहाँ उस आर्टिकल्स में आपको केसेस वगैरह पे ध्यान देना है, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जस्टिसिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13। सबको पता है आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या है इसके बाद हम चलिए पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड स्टेट एक्शन इम्पैक्ट देयर ओन, इट मेक्स द जस्टिसिएबल। देखिए, ये एक जस्टिसिएबल राइट है। और ये जस्टिसिएबल राइट क्यों है? इस राइट को जस्टिसिएबल ही क्यों कहा गया है? यानी कि देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ऑल लॉज वेदर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एब्रीज और वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। देखिए क्या कहता है इसका डेफिनेशन, कि जितने भी कानून हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वो वॉइड हो जाएंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट होते हैं या असंगत होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चलते, अगेंस्ट होंगे, राइट। और वो किसी का फंडामेंटल राइट एब्रीज करे, वायलेट करे, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट एब्रीज कर दे, तो वो पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा, एकदम नल एंड वॉइड, पूरी तरह से कानून को जो खारिज कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 जो प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जुडिशरी रिव्यू। देखिए, जुडिशियल रिव्यू की हम सब बात करते हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, इसी के अंदर है। जाहिर सी बात है, कोई कानून जो है किसी का फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो उसकी रिव्यू होना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 13 के अंदर आता है जुडिशियरी रिव्यू, राइट। तो इस पूरे हम 5 से 6 मिनट के वीडियो हम देखने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्योंकि हाँ, हम सब ने और भी अगर पढ़ें तो ये दोनों का टर्म बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इस 5 से 6 मिनट में ही इन दो चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड अब इनिशियो। देखिए इसका क्या मतलब, ऑल लॉज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जितने भी लॉज से वो वॉइड हो जाएंगे। कब, क्यों हो जाएंगे? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या लॉ के साथ इनकन्सिस्टेंट है, या फिर वो वायलेट करे किसी का मौलिक अधिकार को, राइट। ये किस केस में डिसाइड हुआ था? तो देखिए, ये केस में डिसाइड होता, जुडिशरी के जो हमारे एस्पिरेंट है वो ध्यान दे देंगे। ये जुडिशरी के नहीं, जो स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं वो भी ध्यान दे देंगे हमारे दोस्तों। जो केसवा माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एआई 1951 का केस है। इसमें केस है कि एक प्रेस पावर एक्ट 1930 एक्ट के तहत एक बंदा होता है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होता है, उसमें कुछ चीज़ें किसी के बारे में छाप देता है। तो सामने वाला कहता है ये मेरा फंडामेंटल राइट जो है एब्रिज हो रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले कहता है कि हमें जब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का सपोर्ट है, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19(1)(a) का सपोर्ट है, तो हम क्यों नहीं छापें? ठीक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैश होता है। तो इसके बारे में अगर हम पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा इस केस के ऊपर, राइट। इसके भी नोट्स मेरे पास हैं। देखिए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है जिस प्रकार से लोग समझाते हैं। ये एक आर्टिकल 13 का ही पार्ट है, जो अनुच्छेद 13 है उसी का पार्ट है। देखिए इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए, अगर कोई हिंदी माध्यम के हमारे दोस्त होंगे तो इसको कहते हैं पित्तकरणीयता का सिद्धांत। पित्तकरणीयता का मतलब होता है पूरी तरह से अलग कर देना, पूरी तरह से मतलब एक पूरी तरह से अलग ही खारिज कर देना, अलग कर देना, सेवरेबिलिटी कर देना, उसको अलग कर देना। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? देखिए, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमिडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन
इन सो फार दे एज इनकन्सिस्टेंट विथ पार्ट थर्ड बी वॉइड। देखिए क्या कहता है, ये टेक्निकल है थोड़ा सा। हमारे पास ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, तो ये हम सीधे में समझते हैं। क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने भी लॉज बने हुए हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जितने भी लॉ बने हुए हैं, अगर वो लॉ कानून इनकन्सिस्टेंट है, पार्ट थर्ड में आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट थर्ड में क्या आता है, तो फंडामेंटल राइट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो वो लॉ पूरी तरह से वॉइड हो जाएंगे, राइट। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्लिबिलिटी का क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 क्या कहता है, तो देखिए क्लॉज 2 बात करता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज विच टेक अवे ऑफ ब्रिजेस। देखिए कुछ ज़्यादा कुछ टेक्निकल टर्म नहीं है यहाँ पर, वही सिंपल सी बात है। क्लॉज 2 में भी कहता है कि स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति का किसी अधिकार का हनन करे, ठीक है ना। कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज, देखिए कोई व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज करे या फिर वायलेट करे, कोई ऐसा स्टेट को यानी कि राज्य जो है ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। आर्टिकल का 13 क्लॉज 2 कहता है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में हमने देख लिया ये दो, राइट। इसके अंदर में एक मिनर्वा मिल्स का आपने केस सुना होगा। देखिए एक केस याद रख लीजिए, मिनर्वा मिल्स, ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी और सबके लिए। मिनर्वा मिल्स एक केस है, ये केस भी रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से, राइट। तो अगर जो लॉ के बंदे हैं, जो एस्पिरेंट है, वो ये वाले केस एक बार देख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड है, आरएमजी चमार भंगीवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें प्राइस रिलेटेड कुछ इशू होता है। अगर आप जुडिशरी के जो हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं इस केस को मैं पूरा डिस्कस करूं, तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ेंगे डायरेक्ट। देखिए समअप करते करते मैं आपको बता दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, यानी कि आच्छादन ग्रसन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो मैं 1 मिनट इसके लिए आप सभी का लेना चाहूँगा। देखिए इसमें क्या कहता है, एक केस आता है केशवानंद केस, ठीक है ना, केशवान मेनन केस आता है। एससी क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वॉइड। देखिए लॉज जितने भी बने हुए, कानून जितने भी बने हुए वो वॉइड होगा, पर पूरी तरह से वॉइड नहीं होगा। यानी कि जो लॉ बने हुए किसी का अगर फंडामेंटल राइट जो है इनफ्रिंज करते हैं तो पूरी तरह से वॉइड नहीं होगा, उसमें कुछ तो कुछ खासियत होगी, तभी तो लॉ बना है, इसलिए वो क्वा वॉइड होगा। क्वा वॉइड मतलब वो कुछ ही पार्ट उसके जो वॉइड होंगे और बाकी पार्ट जो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन हुज राइट इज़ वायलेटेड फॉर द पर्सनस ओनली इफ कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। अगर किसी का फंडामेंटल राइट पूरी तरह से वायलेट करे, बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल वायलेट करे, तो वो पूरी तरह से उस लॉ को डेड उस लॉ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी वही कहता है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करता है। पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एक मैं आपको छोटा सा अंतर बता देता हूँ। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है वो सिर्फ वो लागू होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस पोस्ट, जितने प्री में कॉन्स्टिट्यूशन के प्री लॉ बने थे वो और पोस्ट बने थे उनके लिए। यानी कि प्री में जो लॉज होंगे अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, राइट। और पोस्ट में यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज बने थे और वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिज करते हैं तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पर पोस्ट जो होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू नहीं होता। ये सिर्फ प्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज बने थे वही वॉइड हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉ बने थे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए इस पोर्शन को बहुत ही कम पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को, राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर जो हमारे दोस्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैंने एक आध केसेस लिखे हैं, आप केस यहाँ से देख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं 1 बाय 1 केस डिस्कस करूँ तो कमेंट ज़रूर करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों का शेयर करें ताकि सबका भविष्य बने। धन्यवाद।